शाहजी बोले, ये खुफिया रास्ता पहाड़ी टीलों के दरमियान है और इस नौइयत के कुदरती तौर पर बने हुए रास्ते हैं कि इन्हें बंद करने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। इनको बंद करने की इसलिए भी ज़रूरत महसूस नहीं की गई कि एक तो वहाँ फौज का 24 घंटे ज़बरदस्त पहरा रहता है, दूसरे इन दरवाज़ों में से 4 दरवाज़ों को कांटेदार तार लगाकर बंद कर दिया गया है और सिर्फ जिस दरवाजे का मुंह मस्जिद की सिमत खुलता है इसे खुला रहने दिया गया है। लेज़र मिसाइल वर्कशॉप के मुख्तसर से स्टाफ का आना जाना इसी दरवाजे से होता है। तीसरी बात यह है कि इन खुफिया रास्तों की हिफाजत के लिए वहाँ मशीन गनों की पोस्टें बना दी गई हैं जो दिन रात इनकी हिफाजत और निगरानी करती हैं, लेकिन तुम्हें इसके बारे में फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ये आप कैसे कह सकते हैं? शेर खान बोला। कमांडो शेर खान की तायद करते हुए मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, जब तक हमें वहाँ के सिक्योरिटी निज़ाम के बारे में ज़रूरी मालूमात मुयस्सर नहीं होंगी हम अपने मिशन को कैसे शुरू कर सकते हैं। शाहजी मुस्कुराए कहने लगे, बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि आपका और हमारा टारगेट ये ज़ेरे ज़मीन पनाहगाहें ही है, लेकिन आप लोगों को कमांडो एक्शन इस ज़ेरे ज़मीन मिसाइल फैक्ट्री में नहीं बल्कि वहाँ से किसी दूसरी जगह करना होगा। कमांडो शेर खान और शाहिद अली किसी कदर तजुब के साथ शाहजी को देखने लगे। अपने तवील कमांडो कैरियर में उन्होंने ये बात पहली बार सुनी थी कि टारगेट किसी और जगह पर हो और कमांडो एक्शन किसी दूसरी जगह पर शुरू किया जाए। शेर खान ने कहा, शाहजी मैं आपकी बात समझा नहीं। शाहजी ने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा, यहाँ इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा डैम बनाया हुआ है जहाँ एक बिजली घर भी है जहाँ से सारे इलाके की बिजली की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। ये डैम लेज़र मिसाइल की वादी यानी इस खुफिया ज़ेरे ज़मीन मिसाइल फैक्ट्री से मशरिक़ की जानिब कदरे ऊंचाई पर सिर्फ 1 मील के फासले पर है। ये डैम पहाड़ियों के दरमियान प्याले की शक्ल की कुदरती वादी में 2 दरियाओं का पानी ज़ख़ीरा करके बनाया गया है और यहाँ हर वक्त वसी और अरीज़ झील की शक्ल में बहुत बड़ा पानी का ज़ख़ीरा मौजूद रहता है। इस डैम को 3 अतराफ से कुदरती पहाड़ियों ने बंद कर रखा है। चौथी तरफ से इसे पत्थरों और चट्टानों की एक बहुत बड़ी दीवार बनाकर बंद किया गया है। ये दीवार इतनी ऊंची है कि अगर इसके ऊपर बने हुए जंगले पर खड़े होकर कोई शख्स नीचे देखे तो इसे नीचे चलते फिरते आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह नजर आएंगे। ये दीवार चौड़ी भी काफ़ी है और ये इतनी मजबूत है कि इस डैम के करोड़ों टन से भी ज़्यादा आबी ज़ख़ीरे के दबाव को बड़ी खूबी से संभाल रखा है और आज तक वहाँ दीवार में कभी कोई दरार तक नहीं पड़ी। इस इलाके में ज़लज़ले भी आए मगर इस दीवार पर कोई असर नहीं हुआ। ये दीवार इंजीनियरिंग के कमाल का नमूना भी है और ख़तरे की घंटी भी है। एक तरह से ये दीवार तलवार बनकर इलाके की तमाम देहात और छोटे बड़े शहरों के सर पर लटकती रहती है, क्योंकि अगर किसी वजह से ये दीवार टूट जाती है तो डैम के वसी और अरीज़ मसनूई झील का सारा पानी बिखरे हुए समंदर की तरह गज़बनाक मौजों की तरह निकलकर सारे इलाके के देहात और करीबी शहरों को इस तरह गर्क कर देगा कि इनका नामो निशान भी बाकी नहीं रहेगा। कमांडो शेर खान और मुजाहिद अली शाहजी की बात बड़े गौर से सुन रहे थे, लेकिन अभी तक वो समझ नहीं सके थे कि शाहजी इस डैम के बारे में इतनी तफसील से सब कुछ क्यों बयान कर रहे हैं। आखिर शेर खान से रहा न गया, इसने पूछ ही लिया, शाहजी इस डैम को और ख़ास तौर पर इसकी दीवार को इस कदर तफसील के साथ बयान करने की क्या ज़रूरत है? बेहतर होगा कि आप हमें वो ख़ास जगह बताएं जहाँ से हमें अपना कमांडो एक्शन शुरू करना होगा। शाहजी ने बगैर किसी वक्फे के कहा, आपको इसी दीवार से अपना कमांडो एक्शन शुरू करना होगा। दोनों सरफरोश शाहजी का मुंह तकने लगे। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। शाहजी ने कहा, आपको डैम की ये दीवार तोड़नी होगी। इस जुमले के साथ ही कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली मामले की तह तक पहुँच गए। वो समझ गए कि इन्हें क्या करना है। यह अपनी नौइयत का एक मुख्तलिफ कमांडो मिशन था। इस मिशन के ज़रूरी लवाजमात भी मुख्तलिफ थे। इतने बड़े डैम की इतनी मजबूत दीवार में शगाफ करना कोई आसान काम नहीं था और शगाफ भी 3 जगहों पर करने की ज़रूरत थी। सिर्फ एक जगह शगाफ डालने से दीवार नहीं टूट सकती थी। जिस दीवार ने डैम के करोड़ों टन वजनी आबी ज़ख़ीरे को संभाला हुआ था वो कोई मामूली दीवार नहीं हो सकती। इसे 3-4 जगहों से उड़ाने के लिए इंतहाई ताकतवर धमाका खेज मवाद की ज़रूरत थी। चुनांचा जब कमांडो शेर खान ने शाहजी से ऐसे ताकतवर धमाका खेज मवाद के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, आपको इस मिशन के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हमने तमाम इंतज़ाम करके रखा हुआ है। आपको सिर्फ एक जामे और कारगर हिकमत अमली तैयार करनी होगी। पूरे गौर व फिक्र के बाद एक ऐसा मंसूबा बनाना होगा जिसमें नाकामी का ज़रा सा भी इम्कान न हो, क्योंकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के इंतहाई ख़तरनाक मंसूबे को खाक में मिलाने के लिए यही एक आखिरी हरबा है। कमांडो शेर खान ने कहा, अगर हमने अकल से काम लिया और पूरी सोच समझ के साथ हर पहलू को जहन में रखते हुए कोई मंसूबा तैयार किया तो इंशाअल्लाह हम अपने मिशन में ज़रूर कामयाब होंगे। शाहजी कहने लगे, अब मैं आपको 2-3 बातें देवगिरी के 300-350 साल पुराने किले के बारे में बतानी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि इस किले को आपने अपने कमांडो मिशन में बतौर बेस कैंप के इस्तेमाल करना होगा। अपने मंसूबे के मुताबिक आपको इसी पुराने किले में से निकल कर डैम की दीवार में धमाका खेज मवाद भरने के वास्ते सुराख डालने जाना होगा और इसी पुराने किले में आप वापस आ जाया करेंगे। हो सकता है इस काम में आपको 1 हफ्ता लग जाए, क्योंकि डैम की दीवार में सुराख 6-7 जगहों पर डालने होंगे और इस बात का ख्याल रखकर दीवार में सुराख करने होंगे कि जिस चीज़ से भी आप पत्थर की दीवार में सुराख डालें इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा ना हो
कि दीवार के ऊपर जंगले पर गश्त करते संतरी को होशियार कर दे और वो इमरजेंसी रोशनियां जलाकर ऊपर से आप पर फायरिंग शुरू कर दे और इसके साथ ही खतरे का सायरन भी बजने लगे। अगर ऐसा हो गया तो फिर आपके लिए दोबारा इस इलाके में दाखिल होना नामुमकिन होगा। ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि आपका पहला चांस ही आखिरी मौका होगा। आपको डैम की दीवार की पूरी तस्वीरें मिल जाएंगी जो एक हेलीकॉप्टर के जरिए दीवार के ऊपर से और इसके पहलू से उतारी गई हैं। फिलहाल मैं आपको देवगिरी के किले के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बातें क्या आप भूत प्रेत पर यकीन रखते हैं? ये एक ऐसा सवाल था जिसकी शेर खान और शाहिद अली को बिल्कुल ही तवक्को नहीं थी। शाहिद अली ने कहा, भूत प्रेत से आपकी क्या मुराद है? शाहजी बोले, मेरी मुराद ये है कि क्या तुम्हें कभी वीरान हवेलियों, बेआबाद घरों और पुराने किलों में किसी भूत या बदरू से मिलने का इत्तेफाक हुआ है? शाहिद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, कम से कम मुझे कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। शेर खान बोला, मुझे भी नहीं हुआ। शाहजी भी मुस्कुराए कहने लगे, बहरहाल ऐसा इत्तेफाक मुझे भी नहीं हुआ, लेकिन देवगिरी के इस पुराने किले के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई भटकी हुई रूह रहती है। रात के वक्त किले में से किसी औरत के रोने की आवाज़ भी आती है। मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अगर तुम लोगों को ऐसी आवाज़ें आएँ तो घबराना नहीं, समझ लेना कि ये भटकी हुई रूह या बदरू की आवाज़ें हैं। शेर खान ने कहा, ठीक है। यहाँ शाहिद अली बोला, इन तोहमात को छोड़कर मेरा ख्याल है हमें अपनी असल मौजू पर आ जाना चाहिए। ये बताइए कि डैम की दीवार में सुराख डालने के लिए हमें कोई ऐसा औजार दस्तयाब हो सकेगा जिसकी आवाज़ भी ज़्यादा ना हो लेकिन जो दीवार की चट्टानी पत्थरों को तेज़ी से भी काट सके? शाहजी बोले, झांसी में हमारे रजाकार मुजाहिद मौजूद हैं, वो तुम्हारी मदद करेंगे। दिल्ली से हमारा एक आदमी तुम लोगों के लिए झांसी तक जाएगा, वो तुम्हें झांसी में मुजाहिदों की खुफिया पनाहगाह में कासिम जान से मिला देगा। कासिम जान इंडियन कमांडो फोर्स का साबका फौजी है और झांसी में हमारी खुफिया तंजीम का इंचार्ज है। इस मिशन में तुम लोगों को जिस किस्म की भी मदद दरकार होगी, कासिम जान तुम्हें रहनुमाई करेगा। अब तुम ये बताओ कि इस मिशन पर रवाना होने का तुम्हारा कब इरादा है? शेर खान ने कहा, यह हमारी ज़िंदगी और मौत का मिशन है, हम इस मिशन पर रवाना होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। ठीक है, शाहजी बोले, मैं आज ही झांसी में कासिम जान को इतला करता हूँ और इन्हें सारी तफसील बता देता हूँ। सुबह सुबह दिल्ली से गाड़ी झांसी की तरफ रवाना होती है, तुम इस गाड़ी में चले जाना, रहमत खान तुम्हारे साथ जाएगा। इसी रात शाहजी ने अपने खुफिया ट्रांसमीटर के जरिए झांसी में कासिम जान को मुकम्मल तफसील के साथ शेर खान और शाहिद अली की आमद की इतला कर दी। सुबह मुँह अंधेरे शाहजी ने रजाकार मुजाहिद रहमत खान को साथ कर दिया। शेर खान और शाहिद अली खुफिया पनाहगाह से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। रहमत खान नौजवान मुजाहिद था और बड़ा ज़हीन और तजुर्बेकार था। शेर खान और शाहिद अली को स्टेशन की इमारत की एक जानिब रोक कर खुद झांसी तक के 3 टिकट ले आए। जब ट्रेन प्लेटफार्म पर आ गई तो वो तीनों स्टेशन में दाखिल हुए और प्लेटफार्म पर आकर मुसाफिरों के हुजूम के साथ ही एक डब्बे में सवार हो गए। पैसेंजर ट्रेन थी। रास्ते में एक जगह इसका इंजन भी ख़राब हो गया। एक जगह रेलवे ट्रैक मुरम्मत हो रहा था, वहाँ भी 3-4 घंटे ज़ाया हो गए। ये लोग झांसी पहुँचे तो रात का 1:30 बज रहा था। रहमत खान इन्हें शहर के बाहर से लेकर झांसी रजाकारों की तंजीम के खुफिया हेडक्वार्टर में पहुँच गए। कासिम जान इनके इंतज़ार में था। वो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली से गले लग कर मिला और कहने लगा, तुम लोगों की बड़ी तारीफ़ सुनी है, आज मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई है। मेरा ख्याल है अभी तुम लोग आराम करो, बाकी बातें सुबह को होंगी। दूसरे रोज़ कासिम जान, शेर खान और शाहिद अली एक जगह बैठ गए। कासिम जान बोला, जिस मिशन पर आप लोग यहाँ आए हैं इसकी अहमियत का मुझे पूरा एहसास है। शाहजी की ज़ुबानी भी मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लोग अपने टारगेट के इलाके का एक खुफिया दौरा करें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या कुछ कर सकते हैं। शेर खान ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम ऐसा ही करते हैं। कासिम जान बोला, अपना एक मुजाहिद बशीर अली तुम्हें देवगिरी के किले तक अपने साथ ले जाए, ये एक तरह से सर्वे मिशन होगा। दोपहर के वक्त कमांडो शेर खान और शाहिद अली मुजाहिद बशीर अली के हमरा झांसी से ट्रेन में सवार होकर रोहितगढ़ की तरफ चल पड़े, जो वहाँ से 60 किलोमीटर के फासले पर था। 1.25 घंटे में ट्रेन रोहितगढ़ पहुँच गई। स्टेशन पर उतरने के बाद वो बशीर अली मुजाहिद की रहनुमाई में देवगिरी के पुराने किले की जानिब रवाना हो गए। झांसी से आगे वस्ती हिंदुस्तान के घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। रोहितगढ़ से देवगिरी का 300 साल पुराना किला 2-3 किलोमीटर के फासले पर एक घने जंगल में वाक़ था। तीनों मुजाहिदों ने शिकारियों का लिबास पहन रखा था। बशीर अली के पास एक पुरानी दोनाली बंदूक भी थी। एक बड़ा थैला भी इसने साथ रख लिया था ताकि पूरे शिकारी मालूम हो। बशीर अली को किले का रास्ता मालूम था। चारों तरफ जंगल के घने दरख्त ही दरख्त थे। कहीं कहीं भूरे रंग की पहाड़ियां भी दिखाई दे जाती थी। दिल्ली से चलते वक्त ही आसमान पर बादल छाए हुए थे। किले के करीब पहुंचे तो तेज हवा चलने लगी। इनके सिरों पर दरख्तों के झुंड तेज हवा में लहराने लगे। एक बार बादलों की गरज सुनाई दी तो बशीर अली बोला, लगता है बारिश का तूफान आ रहा है, हमें जल्दी किले में जाना होगा। उन्होंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। आखिर शेर खान और शाहिद अली को दरख्तों के आगे एक थोड़ी खुली जगह पर एक अजीमुशान देव हैकल पुराने किले का बुलंद दरवाजा नजर आया। बशीर अली बोला, यही देवगिरी का किला है।
किले का दरवाजा कदीम पुर्तगाली गिरजाघरों की तर्ज पर बनाया गया था। किले के द्योपैकर पुराने दरवाजे का एक पट गायब था, दूसरा पट जमीन में धंसा हुआ था। यहाँ तक आते आते बारिश शुरू हो गई। वो दौड़कर किले के दरवाजे में दाखिल हो गए। तेज हवाएं दरख्तों में चीख रही थी। स्याह बादलों ने शाम होने से पहले ही जंगल में अंधेरा कर दिया था। बारिश के शोर में कुछ सुनाई न देता था। बशीर अली, शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को किले की गर्द आलूद पुरानी ड्योढ़ी में से गुजार कर एक जीने के पास जाकर रुक गया। कहने लगा, हम किले की दूसरी मंजिल पर जाएंगे। वहाँ एक झरोका है जहाँ से वो संगलाख प्यालानुमा वादी साफ नजर आती है, जिसके नीचे ज़ेरे ज़मीन पुरानी पनागाहों में भारत के लेज़र सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। वो किले की दूसरी मंजिल पर आ गए। वहाँ दीवार में एक जानिब मेहराबी झरोका था। शेर खान और शाहिद अली ने वहाँ खड़े होकर दूसरी तरफ वादी में निगाह दौड़ाई। बारिश में वादी धुंधली धुंधली दिखाई दे रही थी। बशीर अली ने दूर इशारा करके कहा, वो स्याही माइल चौड़ी पट्टी डैम की दीवार है। वहाँ तक वादी से हटकर भी एक रास्ता जाता है। किले से डैम की दीवार तक आप लोगों का इस खुफिया रास्ते से आना जाना होगा। कमांडो शेर खान और शाहिद अली बड़े गौर से बारिश की धुंधली चादर में से नीचे खुफिया पनागाहों वाली वादी और दूर आबी डैम की दीवार को देख रहे थे। इसके बाद उन्होंने किले की दूसरी मंजिल में ही चल फिर कर किले की बारादरियां, झरोके और वीरान कमरों को देखा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। शाम का अंधेरा छाने लगा। बारिश इसी तरह मूसलाधार हो रही थी। बशीर अली कहने लगा, लगता है आज की रात हमें इस किले में ही गुजारनी पड़ेगी। मुजाहिद शाहिद अली ने कहा, मेरा ख्याल है कुछ देर में बारिश थम जाएगी और हम रोहितगढ़ पहुंचकर झांसी की ट्रेन पकड़ लेंगे। बशीर अली बोला, आप लोग शायद इन जंगलों की बारिश से वाकिफ नहीं है। जैसी ये बारिश है, ऐसी बारिश जब शुरू होती है तो जब तक जल थल एक न हो जाए रुकने का नाम नहीं लेती। कमांडो शेर खान ने कहा, देख लेते हैं, अगर बारिश रुक गई तो वापस निकल चलेंगे, नहीं तो रात यही बसर कर लेंगे। बशीर अली मुजाहिद इसी इलाके का बाशिंदा था। इसकी बात सच निकली। बारिश पहले से ज्यादा तेज हो गई। किले की दूसरी मंजिल में ही एक छोटा सा कमरा था जिसका झरोका जनूब में खुलता था। उन्होंने वहीं रात बसर करने का फैसला कर लिया। रात 1:30-2 बजे के करीब जाकर कहीं बारिश का जोर टूटा और तूफान थम गया। मुजाहिद शाहिद अली ने तजवीज़ पेश की कि बारिश हल्की हो गई है, हमें निकल चलना चाहिए। बशीर अली बोला, इतनी ज़बरदस्त बारिश के बाद जंगल में हर तरफ पानी ही पानी होगा, रोहितगढ़ तक पैदल चलना मुश्किल होगा। आखिर यही फैसला हुआ कि रात किले में ही बसर की जाए। जिस कमरे में वो बैठे बातें कर रहे थे वो बिल्कुल खाली था। कमरे में अंधेरा भी था। इनके पास कोई मोमबत्ती नहीं थी। अगर इन्हें किले में रात बसर करने का पता होता तो अपने साथ 4-5 मोमबत्तियां ही ले आते। अंधेरे कमरे में बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। शेर खान की आदत बन गई थी कि वो अपने पास एक सिगरेट, लाइटर या माचिस जरूर रखता था। इस वक्त भी एक माचिस इसके पास मौजूद थी। थोड़ी देर बाद वो माचिस की तीली जलाकर इसकी रोशनी में एक दूसरे को पल भर के लिए देख लेते थे। मुजाहिद बशीर अली तो एक तरफ फर्श पर पड़कर सो गए। शाहिद अली और शेर खान अभी तक जाग रहे थे। दोनों सख्त जान कमांडो थे और वक्त पड़ने पर रातों को जाग सकते थे। शेर खान ने शाहिद अली से कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं किले के दूसरे कमरों में जाकर देखता हूँ, शायद कहीं किसी ताक में रखी हुई मोमबत्ती या दिया मिल जाए, इसे जलाकर कम से कम रोशनी तो कर सकेंगे। शाहिद अली बोला, इसकी क्या जरूरत है, बैठे रहो, 3 घंटे रात बाकी रह गई है। मगर कमांडो शेर खान न माना। कहने लगा, मैं 1 मिनट में आ जाऊंगा। ये कहकर कमांडो शेर खान कमरे से निकलकर बाहर राहदरी में आ गया। यहाँ इसने माचिस की तीली जलाकर इसकी रोशनी में दीवारों को देखा कि शायद किसी ताक में कोई मोमबत्ती वगैरह पड़ी हो, मगर ताक खाली पड़े थे। वो माचिस की तीलियां जलाते हुए आगे को चला। राहदरी जहाँ खत्म हुई थी वहाँ से एक पत्थर का जीना ऊपर को जाता था। शेर खान जीना चढ़कर ऊपर गया तो माचिस जलाकर देखा कि एक कमरा सा खुला है जिसका एक झरोका जंगल की तरफ खुलता है। इस झरोके में से अबर आलूद रात की बहुत ही धुंधली रोशनी अंदर आ रही है। माचिस जलाकर शेर खान आगे बढ़ा तो इसे कमरे के वस्त में छोटे से चबूतरे पर एक संदूक सा पड़ा हुआ दिखाई दिया। करीब आकर देखा तो ये एक बोसीदा ताबूत था जिसके साथ जाले लिपटे हुए थे। जिस चीज़ की इसे तलाश थी वो इसे ताबूत के सिराने की जानिब पत्थर की एक ऊंची चौकी पर रखी हुई मिल गई। ये एक आदि इस्तेमाल शुदा मोमबत्ती थी। शेर खान ने पहला काम ये किया कि मोमबत्ती को माचिस की तीली जलाकर रोशन कर दिया। अब इसने झुककर ताबूत को देखा। ताबूत पर गर्द और मकड़ी के जालों की तह जमी हुई थी। शेर खान समझ गया कि किले में रहने वाले किसी पुराने खानदान के फर्द का ताबूत है। इसने मोमबत्ती हाथ में ले ली और इस ख्याल से वापिस हुआ कि चल कर इस कमरे को रोशन करते हैं। जहाँ शाहिद अली अंधेरे में बैठा है, इसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वो मोमबत्ती थाम कर वापिस मुड़ा, इसे ठक ठक की आवाज़ सुनाई दी। शेर खान वहीं रुक गया। इसने पलट कर देखा, वहाँ कुछ भी नहीं था। ये सोच कर कि जंगल के किसी दरख्त पर हुदूद परिंदे ने अपनी चोंच टहनी पर मारकर ठक ठक की आवाज़ पैदा की होगी। शेर खान वापस चल पड़ा। इसने अब ये एक कदम ही बढ़ाया था कि वही ठक ठक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। अब शेर खान वापस मुड़कर ताबूत के पास आकर खड़ा हो गया। इसे ऐसा महसूस हुआ था कि ठक ठक की आवाज़ ताबूत में से ही आ रही है। फिर इसे ख्याल आया कि इस ताबूत में तो सदियों पुरानी किसी मुर्दे का पिंजरा पड़ा होगा, अंदर से आवाज़ कैसे आ सकती है। वो यही सोच रहा था कि वही आवाज़ फिर सुनाई दी। 3 बजे रात का समा, अंधेरे सुनसान जंगल में पूरी इसरार किले का असेबी माहौल। शेर खान आखिरी इंसान था
एक लम्हे के लिए इसके जिस्म में खौफ की हल्की सी लहर दौड़ गई, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसके अंदर एक मुसलमान कमांडो मुजाहिद की जुर्रत व बेखौफी गालिब आ गई। जब तीसरी बार ताबूत के अंदर से ठक ठक की आवाज़ आई तो साफ मालूम हो रहा था कि ताबूत के अंदर से कोई ठक ठक कर रहा है। कमांडो शेर खान ने मोमबत्ती पत्थर की चौकी पर लगा दी और दोनों हाथों से ताबूत का ढकना उठाने लगा। थोड़ी सी कोशिश के बाद इसने ताबूत का ढकना उठा दिया। मोमबत्ती की रोशनी में शेर खान ने ताबूत के अंदर एक हैरत अंगेज दहशतनाक मंजर देखा। ताबूत के अंदर दहशतनाक मंजर क्या था, ये राज मालूम करने के लिए मुजाहिद कमांडो सीरीज़ का दूसरा हिस्सा कश्मीर के आतिशफशान सुनिए। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।